हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी लास्ट वाली क्लास थी उसने हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर था हमारा उसको उसकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो है नीट के ऊपर वो हमने किया है। और उससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको फिनिश किया है। और जैसा कि आपको पता है कि लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बाद जो है प्लांट किंगडम, और उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इन सबको हमने फिनिश कर लिया है। और आज की जो क्लास होने वाली है उसके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होने वाली है, दैट इज द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन, जो कि बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो ये ऐसे ही सीक्वेंस, मतलब जैसे कि एनसीईआरटी में सीक्वेंस में दे रखा है वैसे ही हम इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें मतलब हम सारे के सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स जो हैं उसको भी कवर करते हैं अच्छे से। नोट्स में जो भी मैं लाती हूँ वो सारे के सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स ही रहते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो रिवीजन करने में भी, क्योंकि जो मैं वीडियोस लाती हूँ वो सारे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होते हैं। तो आपको रिवीजन करने पे भी आपके लिए आसानी होगा। उसको 1.5x पे आप देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं तुरंत में। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। और आज की जो क्लास है वो बेसिकली उसकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है, जो कि उसकी इंट्रोडक्शन में जो भी दे रखा है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल साइकिल में और सेल डिवीजन में सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर बना कैसे है वो, तो सबकी जो लाइफ होती है, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें, तो उसकी लाइफ जो होती है एक सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, डिप्लॉयड कंटेंट होता है जिसके अंदर, इससे स्टार्ट होती है। इसी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है, और इसी डिवीजन से क्या होता है, बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाता है। और इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि सेल ही टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर उससे क्या होता है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। वैसे ही क्या होता है कि सिंगल सेल जो होता है जाइगोट, उससे लाइफ ऑरिजिनेट होता है, और वही जाके क्या बनाता है, बिलियंस ऑफ सेल फिर बना लेता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डिवीजन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ सेल इंडीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है ग्रोथ एंड डिवीजन जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी सेल का। और अगर हम मल्टी सेलर की बात हमने कर ली है, और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर डिवीजन हुई और दो डॉटर सेल बन गए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है कि डिवाइड करके बिलियंस ऑफ सेल बनता है, उसके अंदर जो होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन सारे एक साथ नहीं, मतलब एक साथ ही प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर होता है कि अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने से उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो है हमने फ्रेगमेंटेशन वगैरह जो पढ़ा है, बडिंग वगैरह जो पढ़ा है, तो वो क्या होता है, एक सेल ही डिवाइड करके करके दो सेल बनाता है ना। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी इसका नाम देंगे, इसको हम ग्रोथ भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है और सेल डिवाइड भी कर रहा है। मतलब इसका ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पे सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, एक से दो बन गया, तो ये ग्रोथ भी हो रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल डिवीजन भी हो रहा है। तो ये यूनिसेलुलर के अंदर ये तीनों चीजें जो होती है इंक्लूसिव इवेंट्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि सेल डिवाइड करता कैसे है, सेल की डिवीजन होती कैसे है। तो पहले क्या होता है कि हमारे पास एक सेल है, उस सेल की जो सेंटर पॉइंट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस, जो हम लोग को पता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट सेंटर में उसकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा कि सेल क्या करेगा, उसकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में इंक्रीजमेंट होती है, तो उसकी साइटोप्लाज्म क्या होती है, बढ़ती है, और बढ़ने से क्या होता है, एक बड़ा सेल बनता है। लेकिन उसकी न्यूक्लियस जो होती है वो उतनी की उतनी स्पेस में है ना। तो मतलब पहले क्या होता है कि इतना सा सेल है, इसको ये न्यूक्लियस जो होता है इसका जैसे उसका सेंटर पार्ट है, तो वही उसको कमांड करता है। ठीक है, न्यूक्लियस ही इसकी कमांडर होती है, तो ये क्या करता है, इसको कमांड कर रहा होता है इस सेल को। ठीक है, लेकिन जब ये सेल बड़ा हो चुका है और न्यूक्लियस उतना का उतना ही है, तो क्या होता है कि ये सेल को क्या करता है, मतलब कमांड नहीं दे पाता, उतना अच्छे से वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। लेकिन क्या हो रहा है, साइज तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका साइज। तो क्या होता है कि इसलिए डिवीजन होता क्यों है, इसी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो होती है, इसको क्या करने, मेंटेन करने के लिए क्या होती है, डिवीजन होती है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जो होता है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू टाइम के साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, क्योंकि सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ेगा तो उसके अंदर की साइटोप्लाज्म वगैरह बढ़ेगी, और साइज इंक्रीज हो गया है। तो इसके अंदर फिर क्या होता है, इसकी मतलब डिवीजन इसलिए होती है ताकि फिर से नई और ये जो डिवीजन के बाद जो सेल बनी है, दैट इज छोटी छोटी, जिसकी अपनी न्यूक्लियस होगी। यहाँ पे ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये क्या हो रहा है, डिवाइड होके बना है, ये छोटी छोटी सी सेल है, उसकी अपनी न्यूक्लियस है। इन सबको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। और फर्दर ये क्या करता है, फिर इसमें इसमें अलग डिवीजन होगी, इसमें अलग डिवीजन होगी, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि बिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं इसी डिवीजन से। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये सेल डिवीजन
होता है, ठीक है? तो वाई का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ग्रोथ एंड डिवीज़न एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ग्रोथ भी हो रही होती है, उसकी डिवीज़न भी होती है। मतलब एक सेल बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद उसका डिवीज़न हो रहा है, तो ये क्या होती है, ग्रोथ भी हो रहा है और इसकी डिवीज़न भी हो रही है, तो ये साथ-साथ होता चला जाता है। और सेल डिवाइड करता है टू मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन सेल साइज। सेल साइज की बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है, इसका रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। तो रेशियो डिस्टर्ब होने के लिए, इसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन कराई जाती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, अब हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो चुका हमारा, सेल साइकिल क्या होता है इसके ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है? तो सेल साइकिल जो होता है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, जिससे कि एक सेल डुप्लीकेट करता है अपना जीनोम, सिंथेसाइज करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। मतलब पहले तो क्या करता है, सेल डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेगा, और जो उसके अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगी उसको वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, और इवेंचुअली फिर वो दो डॉटर सेल्स जो है उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक साइकिल है, इवेंट्स ऑफ साइकिल है, जिसके अंदर ये सारी सीरीज जो होती है वो चलती रहती है। दिस इवेंट मस्ट बी इन सीक्वेंस। ये इवेंट जितनी भी है, मतलब जीनोम की डुप्लीकेशन और सिंथेसिस होना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि डॉटर सेल मस्ट हैव इंटैक्ट जीनोमिक, क्योंकि जो डॉटर सेल्स बनी है उसमें क्या होना चाहिए, उसका इक्वल कंटेंट्स होना चाहिए हर चीज़ों का, ठीक है? और डॉटर सेल मस्ट हैव इंटैक्ट जीनोमिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट होना चाहिए। उसके बाद इक्वल कंटेंट होना हर चीज़ों की। अगर सीक्वेंस में नहीं होगी तो कुछ होगी, कुछ नहीं होगी, तो ये फिर उसको डिस्टर्ब ही करेगा, बेसिकली सेल डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो ये सेल साइकिल जो होती है, एक साइकिल होती है, एक इवेंट्स में चलती है, और इसी इवेंट्स को अभी हम देखने वाले हैं। और प्रोसेस जो होती है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड होता है, ठीक है? इसमें कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है सेल साइकिल, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो सेल साइकिल जो होता है, इसमें बेसिकली पहले हम टाइम के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी के साथ जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है। हमारा जो टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसके अंदर हम सब टॉपिक सबसे पहले पढ़ रहे हैं, दैट इज द टाइम टेकन फॉर द सेल डिवीजन। एक सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, तो हर एक सेल जो होती है उसकी अलग अलग अपनी टाइमिंग होती है। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो उसमें 20 मिनट्स के अंदर डिवीजन होती है। एक सेल पर्टिकुलरली 20 मिनट्स के अंदर डिवीजन करता है। जो यीस्ट होता है, जिसको हम सैकेरोमाइसिस सेरेविशी कहते हैं, वो जो होता है वो 90 मिनट्स के अंदर डिवीजन करता है। हमारा जो ह्यूमन सेल्स होता है, कोई भी हमारा ह्यूमन सेल ले ले, तो उसमें 24 आवर्स जो होती है इसके अंदर डिवीजन होती है। हमारी जो आरबीसी है वो हर एक 120 दिन में, 120 डेज में क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है और वो बनता है। हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें हाईली एसिडिक कंडीशन होता है, उसकी पीएच बहुत ही कम होती है। तो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो हाईली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्टमक की लाइनिंग छिल जाती है। तो हर एक 3 से 4 दिन में क्या होता है कि वो स्टमक की लाइनिंग वापस से रिन्यू होती है, वापस से वो बनती रहती है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा हार्ट सेल और नर्व सेल होता है, ये कभी डिवाइड नहीं करता है, और ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ठीक है? उसके बाद है कि सेल साइकिल जो होती है, अब हम फेजेस की बात कर लेते हैं। तो फेजेस में 2 तरह की फेजेस होती है बेसिकली। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, ठीक है? एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज, अच्छे से याद रखना है ये नाम, ठीक है? अब है हमारा इंटरफेज और एम फेज जो होता है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो इंटरफेज और एम फेज जो होता है, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं। जो इंटरफेज होता है ये रेस्टिंग फेज होता है। बेसिकली ये रेस्टिंग फेज नहीं है, ये प्रिपरेटरी फेज है। जैसे हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्जाम एक दिन देते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम प्रिपरेशन उसकी क्या करते हैं, साल 2 साल करते हैं। जैसे हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि साल 2 साल उसमें मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी प्रिपरेटरी फेज हो जाती है, वो इंटरफेज हो जाएगी। और जो एम फेज होता है, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन है, यानी कि हमारा एग्जाम, वो हो जाएगा एम फेज। ऐसे इसको रिलेट करके याद रखना है। तो इंटरफेज वाला जो होगा प्रिपरेटरी फेज हो जाएगा, और जो एम फेज होगा माइटोटिक फेज, ये जो होता है यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलती है। मोर देन 95% टाइम यहाँ लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम की, तो मैक्सिमम टाइम जो लगता है वो हमें यहाँ लगता है ना, प्रिपरेशन में। और उसकी एग्जाम जो होती है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। तो लेस देन 5% टाइम जो होगा वो यहाँ पे लगेगा एम फेज के अंदर, ठीक है? और ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो होती है सेल की डिवीजन वगैरह वो यही होनी है। तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज जो होता है इसको कहा जाता है एम फेज को। इससे क्वेश्चन आता है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इंटरफेज जो होता है ये 3 सब फेज में डिवाइड होता है। एक होता है G1 यानी कि गैप 1 फेज, उसके बाद आता है एस फेज, सिंथेसिस फेज, उसके बाद आता है गैप 2 यानी कि G2 फेज, ठीक है? और अगर हम एम फेज या माइटोटिक फेज की बात करें, तो इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो कि सीक्वेंस में चलती है, G1 SG2, उसके बाद आएगी कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। पहले इंटरफेज होगा, प्रिपरेशन होगा, और इस प्रिपरेशन में पहले गैप 1 फेज आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर G2 आएगा, उसके बाद एम फेज के अंदर फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी।
तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब मैंने आपको बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगी कैरियोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस में बेसिकली सेल डिवाइड करेगा, यानी कि सेल के अंदर क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होगा वो यहाँ होगा। और ये जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है ये हम आगे पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में अलग अलग तरीके से क्या होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी कि सेल की डिवीजन हमें देखने को मिलती है। और ये जो कैरियोकाइनेसिस होती है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 4 सब फेजेस में। दैट इज सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन में सबसे पहले आ जाती है हमारी प्रोफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, उसके बाद आता है टीलोफेज। तो टोटल 4 सब फेजेस होती है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये चारों हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसकी सेल साइकिल जो होती है इसकी इवेंट्स हम टोटल पूरा का पूरा देख लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी यहाँ पे लाया है, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको सबसे पहले डायग्राम ही समझा देती हूँ, और डायग्राम के हिसाब से फिर मैं इसकी सब टॉपिक भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंटरफेज है हमारा। इंटरफेज में मैंने आपको बताया G1S और G2 आएगा। G1S में ये सबसे ज़्यादा वाला पार्ट जो होगा ये G1 वाला आएगा, यानी कि गैप 1 फेज। उसके बाद आएगा सिंथेसिस फेज S फेज, उसके बाद आएगा G2 यानी कि गैप 2 फेज, ठीक है। और यहाँ से यहाँ टोटल जो होगा वो इंटरफेज होगा। इसके बाद क्या आता है, M फेज आता है। तो ये टोटल M फेज है, मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, ये पूरा का पूरा एम फेज आएगा। और एम फेज के अंदर भी मैंने आपको बताया है एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन, तो ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी एम फेज और ये वाली हो जाएगी इंटरफेज, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले गैप 1 फेज जो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से हमें ये याद रखना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे गैप 1 फेज जो होती है इसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल जो होता है उसकी डुप्लीकेशन जो होती है वो यहीं हो जाती है, ठीक है। तो गैप 1 फेज जो होती है यहाँ पे सेल की ग्रोथ होगी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन हो जाएगी। और ये इंटरवल होता है किसके बीच में, इंटरवल मैं दिखाती हूँ। जैसे कि गैप 1 फेज जो है ये किसके बीच का इंटरवल है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एम फेज यानी कि ये माइटोसिस वाला फेज, और एस फेज। तो यही कह रहा है कि मतलब एस फेज के अंदर क्या होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन, हम दूसरे पॉइंट में कवर करेंगे। उसके बाद है कि एस फेज जो होती है इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और ये वाली हो जाती है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। तो जीवन किसके बीच में आ रहा है, एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, और एस यानी कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, जीवन फेज। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत सारा काम करना रहता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल की डुप्लीकेशन वगैरह करानी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी रहती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस करनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, अमीनो एसिड, इन सबकी जो डुप्लीकेशन होती है वो यहीं होती है। तो बेसिकली मैंने न्यूक्लिक एसिड का है, उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन यहाँ होगी एस फेज के अंदर, तो वो मैंने गलत पॉइंट एक बताया है, उसको देख लेना आप। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन वगैरह जो होती है उसकी डुप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे होती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, और यहाँ पे कोई क्रोमोजोम नंबर वगैरह डबल नहीं होता है, कोई इंक्रीजमेंट उसकी नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं सेकंड फेज, दैट इज द एस फेज। और एस फेज जो होता है वो G1 और G2 के बीच में है। तो यही लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि G1 और G2 जो होता है गैप 1 गैप 2 के बीच में आएगा एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब है किसी ना किसी चीज़ की सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस किसकी होगी, डीएनए की। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, हमने आपको बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और सेंट्रियोल जो होता है इसकी डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। और डीएनए जो होती है जेनेटिक मटेरियल, ये कहाँ होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, वो इसी फेज में होगी, एस फेज में। और अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए यहाँ पे डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोजोम की नंबर सेम रहती है ना। जैसे अगर 2n जो होता है ये क्रोमोजोम है, तो ये 2n ही रहेगा डिवीजन के बाद भी, 2n से 2n यहाँ पे एस फेज में। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ पे डबल हो जाता है, 2c से 4c बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गैप 2 फेज की। तो गैप 2 फेज जो होती है वो होती है बिटवीन एस फेज, ये हमारा एस फेज है, और एम फेज, इसके बीच में आ रहा है ना गैप 2 फेज, तो ये गैप 2 फेज हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे दैट इज द रिमेनिंग ऑर्गेनल। बाकी जो जितने भी ऑर्गेनल थे उसकी डुप्लीकेशन जो होती है वो गैप 1 में हो जाती है, लेकिन गैप 2 जो होता है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल उसकी वहाँ हो जाती है। और रिमेनिंग जो भी बचता है ऑर्गेनल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब की जो डिवीजन होती है वो यहाँ होती है गैप 2 फेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रोटीन जो होती है उसकी भी सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक स्टेज आता है, मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले, G0 फेज। कभी कभी क्या होता है कि सेल जो होता है डिवाइड करते करते क्या होता है, कुछ
जो होता है सेल वो जी नॉट स्टेज यानी कि क्वेश्चंट फेज में चला जाता है, ठीक है। और वापस फिर जरूरत होती है तो ये वापस से यहाँ पे आ भी सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि ये एग्जिट कर जाता है जी1 फेज को, यानी कि जी नॉट फेज या क्वेश्चन फेज जो होता है यहाँ पे ये चला जाता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ सेल्स जो होते हैं ये एग्जिट कर जाते हैं जी1 फेज को और ये इंटर कर जाते हैं इनटू एन इनएक्टिव स्टेज, एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हमने कहा है क्वेश्चन स्टेज, ठीक है। यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बट नो लॉन्गर प्रोलीफरेट अनलेस कॉल्ड अपन टू डू सो। जब तक कि उसको वापस से बुलाया ना जाए, मतलब किसी भी काम के लिए, तो वो वापस से क्या होता है, नहीं आता है। तो इसलिए कह रहा है यहाँ पे सेल एक्टिव तो होता है, लेकिन क्या होता है वो जब तक कि उसको बुलाया ना जाए वो आता नहीं है, ठीक है। वो उस स्टेज में यानी कि जी नॉट यानी कि क्वेश्चन फेज के अंदर रहता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा हर्ट सेल। तो ये सारी पॉइंट जो होती है मैंने इंटरफेस जो होता है अच्छे से करवा दिया है। आने वाली क्लासेस जो होगी इसके अंदर हम एम फेज जो होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इन सबको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स जो है वो करवाए हैं। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए। मैंने सारे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट जो है लगभग करवा दिए हैं, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेसिकली। तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप इसको हमेशा ही 1.5x पे देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब आप इसको नॉर्मल देखिए। और अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे लिए मोटिवेटिंग होगा। और अगर आपको ये सारे हैंड रिटेन नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो होता है उसमें आप जुड़ सकते हैं t.me/नीट शास्त्र पे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।